नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है एनडीटीवी इंडिया पर। यह ब्रांड न्यू शो जिस पर बड़ी खबर पर माइक ऑन है, देश के बड़े मुद्दों पर माइक ऑन है। और सबसे पहली खबर जिस पर हमारा माइक ऑन हो रहा है, दिल्ली ब्लास्ट के तार जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर तक पहुंच गए। इस धमाके के बीच पाकिस्तान का क्लियर हाथ सामने आ गया है। आज आपको बताऊंगी कि मसूद अजहर और पाकिस्तान का दिल्ली ब्लास्ट से सीधा कनेक्शन क्या है। जैश चीफ मसूद अजहर की बहू कैसे निकली धमाके की मास्टरमाइंड। इस खबर पर माइक ऑन है। इसी के साथ दूसरी खबर जिस पर हमारा माइक ऑन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधी चेतावनी दी है, इस धमाके के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा धमाकों के पीछे जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिलेगी और ऐसी सजा कि दुनिया को वो संदेश होगा। इससे कैसे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, पाकिस्तान में कैसे बैठकों पर बैठकें हो रही है। शहबाज शरीफ अपने इंटेलिजेंस चीफ के साथ साथ आर्मी चीफ के साथ बैठकें कर रहे हैं। आज इस खबर पर हमारा माइक ऑन है। और तीसरी खबर जिस पर हमारे सारे माइक ऑन होने वाले हैं, देश में डॉक्टरों का एक टेरर मॉड्यूल खड़ा हुआ, यह हकीकत है, लेकिन पाकिस्तान से जुड़ने वाले तार को क्लीन चिट देने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या यह साबित करने की कोशिश हो रही है कि आतंकी सिस्टम के सताए हुए थे? ये पढ़े लिखे डॉक्टर सिस्टम के सताए हुए कैसे थे? आखिर सियासी बयानों के जरिए पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दी जा रही है? आज इस खबर पर सारे माइक ऑन होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो उसकी तस्वीर जो सामने आई है आज आपको दिखाने वाली हूं। दिल्ली ब्लास्ट का सबसे क्लियर वीडियो जो सामने आया है, 10 नवंबर की शाम 5:51 पर लाल किले के पास गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई और इस बीच एक बड़ा धमाका होता है। यह सबसे नजदीक से तस्वीर आपको दिखा रही है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। देखिए गाड़ी बीचों बीच है, भगदड़ मच जाती है। उसके बाद नाम सामने आता है उमर मोहम्मद का। उमर मोहम्मद जिसका कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी और अब पाकिस्तान से जुड़ रहा है। यह तस्वीर देखिए, सबसे क्लियर फुटेज है इस ब्लास्ट की। गाड़ी में ब्लास्ट होता है और उसके बाद आसपास सब कुछ बिखर जाता है। यह तस्वीर आपने देखी और यही वजह है कि आज दिल्ली बम धमाके की जांच को आगे बढ़ाने के लिए एजेंसीज अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची हैं। सबसे पहले बम निरोधक दस्ता यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ है, जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या एजेंसीज को ऐसा लगता है कि वहां विस्फोटक अभी भी हो सकता है? क्योंकि बम निरोधक दस्ते का मतलब विस्फोटक की जांच करना है। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, क्या यूनिवर्सिटी में विस्फोटकों के कोई सुराग मिले हैं कि यह बम निरोधक दस्ता आज अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचा? दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी से कई दस्तावेज भी मांगे गए। तो क्या दिल्ली में बम धमाके के बाद जिस यूनिवर्सिटी का नाम बार बार सामने आ रहा था, अब उस पर शिकंजा कसने की तैयारी है? क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर मुजम्मिल और खासकर डॉक्टर शाहीन का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ गया है। अब आपको वो बताती हूं, पाकिस्तान कनेक्शन सीधे आपके सामने आपको दिखाने जा रही हूं। धमाके की जांच में पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा हो गया है। जैश के सरगना मसूद अजहर के परिवार से सीधे तार जुड़ते हैं। मसूद के भतीजे उमर फारूक की पत्नी अफीरा का नाम सामने आया है। यह तस्वीर देखिए अफीरा की। अफीरा का पति उमर फारूक ऑपरेशन सिंदूर में ढेर हुआ था। अब आतंकी उमर मोहम्मद की साथी डॉक्टर शाहीन अफीरा के ही संपर्क में थी। अफीरा और मसूद अजहर की बहन सादिया पर जैश की महिला विंग का जिम्मा है। डॉक्टर शाहीन भारत में इसी महिला विंग का नेटवर्क संभाल रही थी। तो यह पाकिस्तान कनेक्शन अब खुलकर सामने आ रहा है। कैसे यहां जो आतंकी, जो सफेद पोश आतंकी, डॉक्टर बने हुए आतंकी कैसे इस धमाके को अंजाम दे रहे थे, इनके इशारे पर अब पाकिस्तान का टेरर कनेक्शन सामने आया। इस बीच आज गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि इस धमाके का जवाब ऐसा दिया जाएगा कि दुनिया देखेगी। जी हां, यह संदेश पूरी दुनिया को होगा और इसीलिए संदेश अमेरिका से भी आ गया। ट्रंप और अमेरिका को इस बात का पूरा यकीन है कि मोदी छोड़ने वाले नहीं। ट्रंप जानते हैं
कि कैसे भारत पहलगाम हमले का जवाब पाकिस्तान में घुसकर दे चुका है। अब पाकिस्तान में आतंकी आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला चुका है। यही वजह है कि अब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो कह रहे हैं कि भारत सक्षम है करारा जवाब देने के लिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने मदद की पेशकश की थी, लेकिन भारत सक्षम है, उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अमेरिका के विदेश मंत्री। Yeah, we're aware of the potential that holds, but I think the Indians need to be commended. They've been very measured and cautious and very professional in how they're carrying out this investigation. That investigation continues. तो अमेरिका का स्टैंड साफ है, भारत को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, भारत खुद तय करेगा कि उसे क्या करना है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2 का डर सता रहा है। ब्लास्ट के बाद से ही पाकिस्तान में मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। फील्ड मार्शल मुनीर की तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठकें हो रही हैं। मुनीर ने सेना को सतर्क रहने का आदेश दिया है। सारे एयरबेस और सैन्य ठिकानों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इस्लामाबाद ने मिलिट्री से पल पल की रिपोर्ट मांगी है। शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं इस दौरान? एनएसए, डीजी, आईएसआई के साथ वो मीटिंग्स कर रहे हैं और भारत की कार्रवाई से बचने के लिए पाकिस्तान की चालबाजी। देखिए, इस्लामाबाद में एक ब्लास्ट हुआ और पाकिस्तान में ये ब्लास्ट अक्सर होते रहते हैं, क्योंकि जब आतंकी पाले हैं तो वहां से आतंकी इस तरह के आतंकवादी हमले अक्सर करते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में ब्लास्ट का आरोप उन्होंने भारत पर लगा दिया और यह सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान में एक हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन साफ है, वो आपको मैंने दिखाया, और पाकिस्तान में डर भी साफ दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत में पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश क्यों हो रही है? आज इस खबर पर सारे माइक ऑन कर रही हैं। आपको बताती हूं, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम कह रहे हैं कि जब मैंने देश में पैदा आतंकवाद की बात की थी तो मेरा मजाक उड़ाया गया था। उनका यह बयान आया है। यह हकीकत है कि इसमें सफेद पोश डॉक्टर शामिल हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ घरेलू आतंकवाद है? मेरा सवाल यह है, क्या यह आतंकी जुल्म के मारे हुए थे? क्या इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना ही नहीं था? क्या दिल्ली धमाके से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है? ये तो पाकिस्तान को क्लीन चिट देना जैसा हुआ। अब दूसरा बयान भी देख लीजिए जो आपके स्क्रीन पर है। कर्नाटक के मंत्री हैं बीजेड जमीर अहमद खान। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बम विस्फोट 10 तारीख को हुआ और बिहार में 11 तारीख को चुनाव थे। अब हमने सुना है कि इसमें राजनीतिक संलिप्तता है। कर्नाटक के मंत्री का यह बयान बहुत ही शर्मनाक है और खतरनाक भी। वो पूरी दुनिया को यह बताना चाह रहे हैं कि भारत में ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान और आतंकवाद नहीं है, बल्कि राजनीति है। यानी सीधे सीधे आतंकवाद और पाकिस्तान को क्या वो क्लीन चिट दे रहे हैं? इस पर माइक ऑन आज कर रही हूं। तीसरा बयान आपके सामने है। कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक है बसवराज राय रेड्डी। ये क्या कह रहे हैं? दिल्ली विस्फोटों के बारे में संदेह है कि बीजेपी इसका इस्तेमाल बिहार चुनावों के लिए कर सकती है। अब ये कितना शर्मनाक बयान है। कोई सरकार अपनी साख पर बट्टा लगाकर अपने देश के मासूमों को, उनको इस तरह मरवा कर क्या चुनाव में माइलेज हासिल करेगी? आपको समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान भी सुनवा रही हूं। वो कह रहे हैं कि सरकार को सबसे पहले इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को खत्म कर देना चाहिए, सभी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल बनते हैं, लेकिन क्या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट खत्म कर देने से आतंकवाद रुक जाएगा? क्या देश में पहले आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई? मैं याद दिला दूं कि जब उनके पिता मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री थे, तब 1998 में कोयंबटूर में सीरियल बम धमाके हुए थे, जिनमें 98 लोग मारे गए थे, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या पूरे के पूरे सिस्टम को बर्खास्त कर दिया गया था? नहीं किया गया था। जांच जरूरी है और उस जांच में सारी आवाजें और सारे स्टेक होल्डर्स साथ आने चाहिए। क्या यह जरूरी नहीं है? आज इसी पर माइक ऑन कर रही हूं, सारे के सारे माइक ऑन कर रही हूं। ये रिपोर्ट जल्दी से देखिए। अगर देश के अंदर किसी ने आतंकवाद को जन्म दिया, तुष्टीकरण किया,
ये नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह की सरकार तक। लाल किले के बाहर एक गाड़ी में विस्फोटक सामग्री है और वो एक्सप्लोजन होता है, धमाका होता है, लोगों की जान जाती है, लोग घायल होते हैं। दिल्ली राजधानी के भीतर प्रधानमंत्री के घर के पास ये कैसे संभव? कौन जिम्मेदारी ले रहा है, कौन जवाबदेही ले रहा है? ये बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ है 10 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को चुनाव है बिहार के अंदर। अभी आप भी देखे होंगे हमारा कड़ा माध्यम के अंदर वो लोग बोल रहे थे कुछ पॉलिटिकल है क्या करके। हमको भी ये सुनने को आ रहा है कि इसके अंदर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है करके सुनने को आ रहा है। जो पकड़े गए हैं वो सच उसमें थे क्या? नहीं तो मुसलमान है इसलिए पकड़ते हैं, और उसमें भी पढ़ा लिखा आदमी को पकड़ने का उनका पूरा जिंदगी खराब करने की, और हिंदू मुसलमान सब हवा करने की, ये बिल्कुल गलत बात है। सरकार को सबसे पहले तो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उसे खत्म कर देना चाहिए, उसके अधिकारियों सब पे कार्रवाई कर देनी चाहिए। देश की राजधानी में वहां पे एक बम का विस्फोट होना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर बहुत बड़े सवाल हैं। आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, हमें भरोसा है। और सारे के सारे माइक ऑन है। मैं बता दूं, मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कर्नल रोहित चौधरी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले इस पर एक राय ये लेना चाहती हूं और मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास जा रही हूं। सर मुझे ये बताइए, इस पूरे मामले की जांच अभी जारी है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास सामने आ रही है उससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है एक पाकिस्तान लिंक। पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी, इस लिंक को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि यहां देश में कई ऐसी आवाजें हैं जो इस बात को कहना चाह रही हैं कि पाकिस्तान का जो लिंक है वो एक तरह से इस पूरे धमाके में पीछे हो जाए और राजनीतिक आवाजें आगे हो जाए। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप सुचरिता। कब से ये राग पहले आलाप हो रहा था कि साहब ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है। हाँ। यहां तक कि ये जो यहां से नैरेटिव निकाला गया दिल्ली से, वो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि पाकिस्तान में टेरर अटैक हुआ है, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। दिस इज द काइंड ऑफ डैमेज दैट इज बीइंग डन। अब खुले एज क्लियर एज डे लाइट इसके पीछे पाकिस्तान है। मुजफ्फर और मुजम्मिल दोनों तुर्की गए थे, जहां वो अपने हैंडलर जो कि है जी उकाशा जो उनका पाकिस्तानी हैंडलर था, उसको वो वहां पे मिले हैं। ठीक है, और वहां से ये एक जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल है। ठीक है, और जैश ए मोहम्मद के पास मैक्सिमम रीजन है भारत से बदला लेने के लिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनका मरकज सुभान अल्लाह ठुक गया था। हैं, बाल बचा था मसूद अजहर, उसकी काफी फैमिली के लोग मारे गए, शामिल उसका भाई उस्ताद जी और जो उसका ब्रदर इन लॉ। ठीक है, जो बड़े टॉप टेररिस्ट थे वहां के, हाई ग्रेड टेररिस्ट, वो भी मारे गए हैं। सबसे बड़ा जो कि बदले का मोटिव है वो जैश ए मोहम्मद का है। ये जैश ए मोहम्मद की मॉड्यूल थी। वो जो शाहीन बेगम है डॉक्टर साहिबा, वो जैश ए मोहम्मद की विमेन विंग की मॉड्यूल की फ्रेंचाइजे की यहाँ पे हेड थी। ठीक है, हेड है वो मतलब। और इसके अलावा देखिए ज्यादातर फोकस गया है ये जो कि 3 टन जो कि एक्सप्लोजिव यहाँ पे फरीदाबाद में पकड़ा गया है। इससे भी गंभीर जो चीज है वो है बेटा, वो है आपकी जो कि गुजरात की मॉड्यूल थी।
जो कि केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर राइसिल केमिकल के साथ प्लान कर रही थी। ये बहुत अगर वो खतरनाक राइसिल खुलासा है डाल दिया सर, होता जिसका आप हमारी जिक्र वाटर कर रहे हैं। सप्लाई में, केमिकल अटैक की भी एक पूरी तैयारी की जा रही थी। मैं कह रहा हूं कि जी मैं एक मिनट, आई जस्ट फिनिश। अगर आप भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पढ़ें, उसमें साफ लिखा है कि अगर कोई देश हमारे बरखिलाफ बायोलॉजिकल या केमिकल वॉरफेयर करता है तो हमें अधिकार है न्यूक्लियर वेपन से जवाब देने का। अब ये जो आप अरे बात कह साहब, रहे हैं, यहां तो केवल बात हो रही है काइनेटिक कन्वेंशनल ऑपरेशंस की, और वहां पे लोगों की नानी मरी जा रही है। लोग कह रहे हैं नहीं साहब, पाकिस्तान ने किया ही नहीं, ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है। दूसरे कह रहे हैं नहीं साहब, ये तो राजनीति है। जिस तरह के बयान तीसरे आ रहे कुछ और हैं कहानी। अब हमारे देश से नैरेटिव निकल रहे हैं, देश से नैरेटिव निकल रहे हैं। दैट्स द पॉइंट। मेजर जनरल बख्शी, जो आप बात कह रहे हैं, देश से नैरेटिव निकल रहे हैं। मैं एक बार कर्नल रोहित चौधरी के पास जाऊंगी, क्योंकि कर्नल रोहित, मैं आपसे ये पूछूंगी, जो बयान आए हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए हैं, ये कहना कि दिल्ली विस्फोटों के बारे में संदेह है, बम विस्फोट 10 तारीख को हुआ और बिहार में 11 तारीख को चुनाव थे, ये कहना कि बीजेपी इसका इस्तेमाल करना चाहती है, ये इस तरह के बयानों से क्या होगा सर? क्या ये बयान एक सामने खड़े हुए पोटेंट डेंजर और एनिमी को सीधे क्लीन चिट नहीं देते हैं? देखिए सुचारिता जी, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर मुद्दा सबसे बड़ा जो देश में होना चाहिए कि आज हमारे देश की कैपिटल जो है वो भी सुरक्षित नहीं है। जो टेरर मॉड्यूल है वो जेएनके से चलकर दिल्ली, एनसीआर, यहाँ पर चारों तरफ, चाहे वो एक्सप्लोसिव को लाना हुआ, चाहे वो टेररिस्ट को यहाँ पे इम्प्लांट करना हुआ, ये सब चीज जो है ये कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी एक सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस फेलियर है, जो कि हमने पहलगाम में देखी थी। और पहलगाम में उस दौरान में कोई भी वहां पे सिक्योरिटी का आदमी 40 से 45 मिनट तक नहीं था, और उससे कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने, कर्नल चौधरी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। कर्नल चौधरी, मैं आपसे सहमत हूं। इट इज अ वेरी बिग सिक्योरिटी लैप्स। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, मैं बार बार कह रही हूं। लेकिन मैं आज के समय में क्या इस तरह का बयान आपको सही लगता है, जो ये बताने की कोशिश कर रहा हो, एक वर्ल्ड नैरेटिव क्रिएट होता है सर ऐसे बयानों से, कि यहां देश में बैठे हुए कुछ लोग करा रहे हैं इसे? ये आपके नेताओं के बयान है और आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सर। आपको देखिए, ऐसा है कि आप किसी भी चीज को होलिस्टिकली इवैल्यूएट करिए। एक तो हो गया ऑपरेशनल इंटेलिजेंस लैप्सेस, सिक्योरिटी लैप्सेस, हमारे 13 लोगों की जाने गई हैं, उनकी जिम्मेदारी, उसकी अकाउंटेबिलिटी, ये फिक्स करना बहुत जरूरी है। उसमें तो बहुत सवाल है, मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछूंगी। प्रेम शुक्ला जी को भी स्क्रीन पर लीजिए। दूसरी चीज जहां तक बात है, ये भी एक और बड़ा इशू है। हाँ। कि हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के समय कहा था कि हमारे ऊपर कोई भी अटैक किया जाएगा, टेरर अटैक होगा, तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हम ये चाहते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा अटैक है और ये एक्ट ऑफ वॉर के बराबर है, तो इसमें पार्लियामेंट को बीच में इन्वॉल्व करना जरूरी है। 140 करोड़ हमारे देशवासियों को बताना जरूरी है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कर्नल चौधरी, आप मेरे सवाल को डक कर रहे हैं। कर्नल चौधरी, मेरा बड़ा क्लियर सवाल है। अभी एक बम ब्लास्ट हुआ, उसकी जांच है, उस पर बहुत सारे सवाल सरकार को घेरते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब आपके नेता और विधायक इस तरह की बातें करेंगे कि दिल्ली विस्फोटों के बारे में तो हमें तो संदेह है, ये चुनाव में माइलेज के लिए कराया गया, तो क्या ये बयान डेंजरस नहीं है? जी, इसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है? ब्लास्ट के लिए 48 घंटे। देखिए, आप ना गलत बातों को ना घुमाएं ना। मेरे साथ बिल्कुल स्ट्रेट बात है कि 48 घंटे तक सरकार ने पूरी तरह से ये नहीं बताया कि ये टेरर अटैक है, ये कैसा हुआ, क्या नहीं हुआ। नो सर, मैं घुमा नहीं रही हूँ। मैं आपका सवाल सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास लेके जाऊंगी, क्योंकि यहाँ सारे माइक ऑन है सर। इसमें कोई छुपाने या छिपाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है।
कि ये टेरर अटैक है या नहीं है, तो ये सवाल उठेंगे, आप भी पूछेंगे, मैं भी पूछा। आप सर कवर फायर नहीं देते हैं जब कहते हैं कि होम ग्रोन टेररिस्ट हैं। मैंने तो पहले भी बहुत बार कहा था, चिदम्बरम साहब कह रहे हैं मैं तो होम ग्रोन टेररिस्ट है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये सिर्फ होम ग्रोन टेररिज्म है? इट हैज नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। दो पहलू है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी है और साथ में होम ग्रोन टेररिस्ट जो हैं वो भी। यस, थैंक यू, आप ये देखिए, थैंक यू कर्नल चौधरी, धन्यवाद कर्नल चौधरी, धन्यवाद। क्योंकि आप सेना से जुड़े रहे हैं, इसीलिए आपने ये खुलकर माना है कि दोनों चीजें हैं। लेकिन जो बयान आ रहा है ना सर, वो एक तरह की क्लीन चिट देते हैं। मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी के पास जा रही हूँ और आपका सवाल लेकर जा रही हूँ, क्योंकि माइक ऑन है उनका। प्रेम शुक्ला जी, एक गाड़ी घूमती रही है, उनका सवाल ये, गाड़ी घूमती रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता ही नहीं चल रहा है, तो वो क्यों नहीं सवाल पूछेंगे? वो पूछेंगे सरकार की अकाउंटेबिलिटी कहां है, क्यों नहीं पता चला, ब्लास्ट हो गया। सुचरिता जी, एनडीटीवी पर नए शो के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं। मुद्दे की बात यह है कि कांग्रेस और उसके पीडी प्रवक्ता ये क्यों सिद्ध करने पर आमादा हैं कि यह जो ब्लास्ट है उसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है, आतंकवादी जिम्मेदारी नहीं है। यानी 2004 से लेकर 2014 तक 3000 से अधिक निर्दोष नागरिकों की आतंकवाद में हुई मृत्यु के लिए उस सरकार की गॉड मदर श्रीमती सोनिया गांधी जिम्मेदार है। तो श्रीमती सोनिया गांधी का ट्रायल होना चाहिए था, अफजल गुरु का ट्रायल ही नहीं होना चाहिए था, अजमल कसाब का ट्रायल ही नहीं होना चाहिए था। ये कहना चाह रहे हैं क्या? क्या बातें करते हैं लोग और क्यों करते हैं? आप देखिए, इनकी एक जो है सीक्वेंस है इन बातों का। समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ, सफदर नागोरी पकड़ा गया, लश्कर तोयबा का आतंकवादी था। उसने नार्को एनालिसिस टेस्ट में स्वीकार किया कि लश्कर तोयबा ने समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट किया है। लेकिन कांग्रेस की तत्कालीन सरकार, जो गॉड मदर सोनिया गांधी के संकेत पर काम करती थी, उसने कहा नहीं ये हिंदू आतंकवाद है। स्वामी असीमानंद को गिरफ्तार कर लिया और लश्कर तोयबा को बचा दिया। आप मुंबई में बम कांड हुआ, मुंबई में आतंकी हमला हुआ 26/11 का। अगर अजमल कसाब नहीं पकड़ा गया होता तो श्रीमती सोनिया गांधी के करीबी महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट ने जिस डेविड हेडली से रेकी कराई थी, जिस डेविड हेडली ने जो है अजमल कसाब समेत सारे आतंकवादियों के परिचय पत्र बनाए थे, उनको रक्षा सूत्र दिए थे, उनको हिंदू साबित करने के प्रमाण दिए थे, अगर अजमल कसाब नहीं पकड़ा जाता तो इनकी योजना थी उसको हिंदू आतंकवाद सिद्ध करने की। और उसके लिए अजीज बर्नी नाम के सहारा के तत्कालीन उर्दू सहारा के संपादक से एक पुस्तक लिखी। आ रही हूं। और जब अजमल कसाब पकड़ लिया उसके बाद भी इनकी बेशर्मी की लिमिटें थी, बेशर्मी की लिमिटें थी कि उसके बाद भी दिग्विजय सिंह ने उस पुस्तक का विमोचन किया और 26/11 के आतंकी हमलों के लिए लश्कर तोयबा को क्लीन चिट देने का प्रयास किया। अरे साहब सुन लीजिए, क्यों आप इतने बेसब्र क्यों हो रहे हैं? मैं तो बहुत शांति से आपको सुन रहा था जनाब चौधरी साहब, इतने बेसब्र क्यों हो रहे हैं? आपके पापों पर अभी थोड़ा सा ही हाथ डाला है मैंने। आपके पाप तो बहुत लंबे हैं, कांग्रेस के कुकर्मों की फेरिस्त बहुत लंबी। में तो कुछ 2-4 उदाहरण में ही आप बेसब्र हो गए। ये ठीक नहीं बेसब्री, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रही हूं। मुझे मेरी बात रखने देंगे? आप कंप्लीट करिए, सुचरिता जी, लेकिन उस सवाल पर भी जवाब दीजिए जब आप मुझे मेरी बात रखने देंगी? जी सुचरिता जी, मैं बिल्कुल आपके मुद्दे से बाहर नहीं हूं। आप जिस मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं, आपने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न के इतर मैंने कोई सवाल का उत्तर नहीं दिया है। जो आपका प्रश्न है, जो श्रीमान चौधरी का आरोप था, मैं उस आरोप का ही उत्तर दे रहा हूं। इसमें इतना बेसब्र होने की आवश्यकता है? इतनी बौखलाहट क्यों? दर्पण दिखाते ही जो है तर्पण करने पर सवाल बड़ा सिंपल सा है, सुन लीजिए आराम से। दिल्ली और आसपास के लोग, नहीं बहुत सिंपल सी बात है कि ये क्यों कर रहे हैं मैं बता रहा हूं ना। पूरे देश के लोग आपसे सवाल इसलिए पूछेंगे क्योंकि एक विस्फोट होता है, गाड़ी विस्फोटक से लदी हुई घूमती है और पता नहीं चलता। सवालों का उत्तर दे रहे हैं सुचरिता जी। हाँ बोलिए। हम उनके सारे सवालों का स्वागत कर रहे हैं और उसका उत्तर दे रहे हैं।
ठीक है करण चौधरी, आपका भी माइक ऑन है, लेकिन पहले मैं उनको सुन लूं, उसके बाद मैं अनुराग जी के पास भी जाऊंगी ना, मौलाना साहब के पास। मैं सारे सवालों का स्वागत करता हूं, लेकिन उसका उत्तर देने का तो अधिकार मुझे देंगे ना। ठीक है, बोलिए बोलिए प्रेम शुक्ला जी, बोलिए। सुचरिता जी, जी, बोलिए। सुचरिता जी, ये इतनी बौखलाहट किस बात की है भाई? आपने जो प्रश्न पूछा मैं उसका स्वागत करता हूँ, उसका उत्तर देने का तो मुझे आप अधिकार देंगे ना, कि उत्तर भी यही लोग दे देंगे, कुकर्मी कांग्रेसी उत्तर भी देंगे। गजब है, ये कुकर्म भी करेंगे, उत्तर भी यही देंगे, नहीं चलेगा भाई। देखिए सीधी सी बात है, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? कर्नाटक का मंत्री क्यों बयान दे रहा है? पी चिदम्बरम क्यों बयान दे रहे हैं? क्योंकि ये लोग जब कांग्रेस के कार्यकाल में भारत पर जब हमले होते थे आतंकी, तो AK एंटनी इनके तत्कालीन रक्षा मंत्री कहते थे ये हमले नॉन स्टेट एक्टर कर रहे हैं, आतंकवादी नहीं। हमारे सीमा पर हेमराज हमारे सेना के जवान का सिर काटकर पाकिस्तान के लोग ले गए, और हमारे तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री श्रीमान AK एंटनी ने पूरी बेशर्मी से संसद में खड़े होकर कहा कि नॉन स्टेट एक्टर कर रहे हैं। नॉन स्टेट एक्टर, आतंकवादी नॉन स्टेट एक्टर है। देखिए प्रेम शुक्ला जी, जैश ए मोहम्मद वाले बहुत अच्छे हैं, लश्कर ए तोयबा वाले बहुत अच्छे हैं, आपको ये जो है चीन के चंदे पर करने वाली पार्टी। मैं दोष मढ़ने में विश्वास नहीं रखती प्रेम शुक्ला जी, मैं सीधी ये बात कहती हूँ कि आपको ये बात कहनी होगी कि आतंकवाद कहां से आ रहा है। वो पाकिस्तान से आ रहा है, और यहाँ बैठे हुए भी देश में लोग अगर उस आतंकवाद में लिप्त हैं तो उनके भी कॉलर पकड़ के उन्हें दबोचना पड़ेगा, ये जरूरी है। ठीक है, मैं एक बार प्रेम जी आ रही हूँ ना, मैं एक बार मौलाना साजिद रशीदी के पास भी जाऊंगी और अनुराग जी के पास। निर्यातक अगर कोई है, ठीक है, तो पाकिस्तान है। मैं यही बात कह रही हूं, पाकिस्तान का नाम लेने से या फिर पाकिस्तान को सीधे सीधे इसमें क्लीन चिट देने से किसे क्या हासिल हो रहा है? मौलाना जी, मौलाना रशीदी, यहां तो सीधे सीधे ये बोल दिया जाता है कि भाई मुसलमान है इसीलिए पकड़ा जा रहा है। अब ये नैरेटिव आप देश में फैलाएंगे, यही बाहर जाता है, दुनिया में लोग देखते हैं कि भाई देश के ही लोग कह रहे हैं देखिए मुसलमान है इसलिए पकड़ा जा रहा है कि मुसलमान है। नहीं, ये किसी ने कहा कि मुसलमान है इसलिए पकड़ा जा रहा है, ये तो किसी ने नहीं कहा। बिल्कुल भाई, हुसैन देलवी कह रहे हैं, बयान सुनाया मैंने अभी, राजनीतिक बयान है, सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए, कुछ सवाल करने का अधिकार सबको है, और सवाल ये है कि देखिए एक प्रक्रिया है, जांच के नाम पर अगर आप किसी को उठाते हैं, पहले उसकी जांच होती है, फिर उस पर FIR होती है, फिर वो मामला कोर्ट जाता है, कोर्ट ये तय करता है ये मुल्जिम है, मुजरिम है या नहीं, फिर उसको आप मुल्जिम या मुजरिम कह सकते हैं जब उस पर मामला तय हो जाए। यहाँ क्या है हिंदुस्तान में, और ये कांग्रेस ने शुरू किया है, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस ने शुरू किया है ये कि जैसे ही लड़के को पकड़ा, जांच के नाम पर मीडिया के सामने पेश कर दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। अरे भाई किसे पेश किया है मीडिया के सामने? मैं पूरी कर लूं पहले। नहीं, मीडिया के सामने किसे पेश किया? अरे मैं पूरी कर लूं पहले, सुन तो लीजिए। मुझे एक एक नाम बता के आगे बढ़ेंगे ना तो मुझे भी आसान होगा। किसे पेश किया मीडिया के सामने? अरे आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं, सुन तो लीजिए। हाँ, बोलिए। एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर किसी भी आदमी का मीडिया ट्रायल कर दिया जाए तो उसके घर वाले, उसके खानदान वाले, उनका जीना दुभर हो जाता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है। सर, ये सहानुभूति वाली सारी जो बातें हैं ये आतंकवाद में लिप्त लोगों के पकड़े जाने पर क्यों फूटती हैं? मैं नहीं समझ पाती। आप मुझे बताइए, मैं इतनी सहानुभूति क्यों है आपके मन में? सहानुभूति नहीं है जो गिरफ्तारियां हो रही किसी। अच्छा, मुझे एक नाम बता दीजिए इसके लिए आपके मन में सहानुभूति है क्या? सवाल करने का अधिकार नहीं। बिल्कुल है आपको सवाल करने का अधिकार, लेकिन उनके लिए नहीं जो गाड़ी भीड़ में ले जाकर ब्लास्ट कर रहे हैं। सवाल को सहानुभूति क्यों कह रही हैं? सर, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों के हक हुकूक की बात ऐसे समय कर रहे हैं जब आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। नहीं, गलत बिल्कुल। ये आतंकवादी है कि नहीं है? जिन्हें पकड़ा गया, जो ये गाड़ी में ब्लास्ट कर रहे थे, विस्फोटक लेकर घूम रहे थे, आतंकवादी हैं? मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। नहीं, आतंकवादी हैं। सुनिए, आतंकवादी हैं ये। कुरान ये कहता है, इस्लाम ये कहता है ये आतंकवादी हैं। अरे सुन तो लीजिए, मुझे बोलने देंगे तभी तो बोलूंगा ना। ये नहीं बोलना चाहते कि आतंकवादी हैं। गाड़ी उड़ा रहा है, वो तस्वीर में दिख रहा है, ब्लास्ट कर रहा है, लेकिन आतंकवादी नहीं है। सुनिए ना, सुन तो लीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए, आप बोलने नहीं दे रही है। बोलिए।
मैं ये कह रहा हूं, कुरान ये कहता है कि अपने आप को सुसाइड बम बनाकर उड़ाना, आग में जलाना, पानी में डूबकर मर जाना, ये खुदकुशी है जो हराम है इस्लाम में, जो हराम है बिल्कुल। हाँ। इस्लाम नहीं मानता इन चीजों को। ठीक। जो भी आदमी इस तरह की गतिविधि कर रहा है उसका इस्लाम से क्या लेना देना भाई? कुरान मना कर रहा है। कुरान ये कह रहा है जिसने एक मासूम को मार दिया उसने गोया पूरी इंसानियत को मार दिया। बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं ना मौलाना साहब, ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप। कैसे उनके सपोर्ट में आ सकते हैं? तो फिर मैं तभी तो कह रही हूँ हम आतंकवादियों के सपोर्ट में कैसे आ सकते इनके हैं? लिए सहानुभूति दिखाना बंद करिए, हमें कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। ये जो राउंड अप हो रहा है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, ये आतंकवादी जो केमिकल वॉरफेयर तक की तैयारी कर रहे थे, जो जिस तरह के विस्फोटक मिल रहे हैं, उसके बाद कोई सहानुभूति भरा बयान यहाँ पर नॉट इनवाइटेड है सर, नॉट इनवाइटेड। सुनिए, देविंदर, दिनेश, सोनू, शोभित और वीरेंद्र, ये 5 नाम और है इस केस में। तो कोई लेता है इनका नाम? कोई नहीं लेता। कौन सा नाम आप सबसे ज्यादा सुन रहे हैं? कौन सा नाम आप सबसे ज्यादा सुन रहे हैं? चलिए मुझे बताइए, कौन सा नाम सुन रहे हैं? कौन सा नाम सुन रहे हैं? नहीं, जनरल आपने मुझे 5 नाम बताया और मैं जानती हूँ क्यों सुना है, मेरे दर्शकों को भी पता है। जनरल जीडी बख्शी ने ये कहा कि फरीदाबाद से 250 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया। उमर का नाम सुन रहे हैं आप? सोशल मीडिया पर सुनिए मेरी बात, उमर का नाम सुन रहे हैं आप? उमर का नाम आप इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि वो गाड़ी चला रहा था और गाड़ी के विस्फोट किया। शाहीन का नाम सुन रहे हैं? शाहीन का नाम सुन? साफ साफ बात कर रहा हूँ, करिए ना साफ बात, मैं किसी के फेवर में नहीं। अनुराग भदौरिया जी को लीजिए। अभी जनरल जीडी बख्शी ने कहा कि 250 किलोग्राम फरीदाबाद से आरटीएक्स पकड़ा गया। हरियाणा पुलिस बयान दे रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये तो पटाखों वाली सामग्री है, आरटीएक्स है ही नहीं। क्या कहेंगे आप उसको? और ये टीवी पर आपके शो पर बैठकर कह रहे हैं जनरल जीडी बख्शी, क्या कहेंगे आप इनको? जीडी बख्शी सर आप जवाब देना चाह रहे हैं? वो क्या कहेंगे आप इनको? ये कह रहे हैं फरीदाबाद से 250 किलो। माइक ऑन है सर आपका। देखिए मौलाना पुलिस साहब मना कर रही है कि नहीं पकड़ा गया। साजिद रशीदी साहब, मैं अच्छा एक मिनट मैंने सुन लिया। बातें करते अब आप मेरा जवाब भी इत्मीनान से सुन लीजिए। मैंने इत्मीनान से सुना है। मैं मौलाना साजिद रशीदी साहब की बहुत कदर करता हूँ। लेट मी से दैट एट द आउटसेट। इनके विचार जो हैं वो काफ़ी सुलझे हुए ठहरे हुए विचार हैं, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत दुख होता है जब हमारे मुसलमान परिवार बेचारे अपने पेट काट कर बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं, ठीक है। उनको फ्री सीटें मिलती हैं यहाँ दिल्ली के कॉलेजेस में, क्योंकि माइनॉरिटी के नाम पे वो वहाँ आते हैं। 6 लाख महीने की तनख्वाह मिल रही है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपने देश की, मुल्क की, समाज की, सोसाइटी की सेवा करेंगे, लोगों की जानें बचाएंगे। अगर वो लोग जानें लेना शुरू कर दें, ये उमर अपनी कार लेके आके धमाका फोड़ दे, 13 लोग मारे गए, 23 घायल हुए, तो ये कहां तक जायज? अनुराग जी को लीजिए। ये अपनी कम्युनिटी का नाम बदनाम कर, कहां पकड़ा गया? ये अब नहीं, देखिए नहीं रशीदी साहब एक मिनट मैं अनुराग जी के पास तरफ से कह रहा हूं, मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, मेरे पहले कंपनी कमांडर। सुन लीजिए ना रशीदी साहब, सुन लीजिए भाई, एक मिनट सुन लीजिए। मैं बड़े इत्मीनान से बात कर रहा हूँ। मेरे पहले कंपनी कमांडर मेजर कुरैशी साहब थे, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, वो मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे फौज के बारे में सिखाया। ठीक है, से आरडीएक्स पकड़ा गया, फौज के बारे में सिखाया। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं एक बार अनुराग जी के पास जा रही हूँ, सुनिए बदनाम होता है। अनुराग जी के पास एक बार जा रही हूँ मैं। अनुराग जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अखिलेश जी कह रहे हैं कि पूरे के पूरे इंटेलिजेंस सिस्टम को बर्खास्त कर दो, सारी एजेंसीज को बर्खास्त कर दो। क्या ये कोई सॉल्यूशन है? मैं आपसे इसलिए पूछती हूं कि जब नेताजी भी रक्षा मंत्री रहे तब भी इस देश में ब्लास्ट हुए, तो क्या सिस्टम बर्खास्त कर दिया गया था? अब मुझे बोलने दीजिएगा, चीखिए चिल्लाइए अली। एनडीटीवी में आपका नए चैनल में आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। नए चैनल में हो सकता हो कि थोड़ी कार्यशैली बदले। अब देखिए, ऐसा है, आपने सवाल पूछा तो जवाब ले लीजिएगा। उन्होंने साफ साफ बोला कि जब पहलगाम की घटना हुई, 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहाँ था, सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ था, तो सवाल तो उठेगा। जब यहाँ पुलवामा हुआ, 40 जवान हमारे शहीद हो गए, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहाँ था?
दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, दंगे हो जाते हैं, चाहे नूह में हो, चाहे दिल्ली में दंगा हो, चाहे किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में आपने संभल में जिस तरह से देखा था, जिस तरह से आपने कासगंज में देखा, जिस तरह बहराइच में देखा। तो लगातार ये घटनाएं हो रही आतंकवादियों की, ये आतंकी घटनाएं होती है, और हम चर्चा किस पे करते हैं? भारतीय जनता पार्टी बैठ के क्या बोलती है? 26/11 हुआ था बंबई में, समझौता कांड हुआ था, माने कब पुलवामा हुआ था तब भी आप यही बोल रहे थे, पहलगाम हुआ तब भी आप यही बोल रहे हो, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, 23 यहाँ पे 13 लोग हमारे अपने लोगों की मौतें हो गई, तब भी आप यही बोल रहे हो। माने कब तक रोओगे आप? हमारे लोगों की मौतें हो रही हैं और आप सिर्फ पिछली सरकार के ऊपर रोते रहते हो। पिछली सरकार को सबक सिखाया जनता ने, उनको सत्ता से हटा दिया था 2014 में, फिर क्यों रोना रो रहे हो भाई? जनता ने सबक सिखाया था उनको। तो आप लगातार आपकी सरकार में इस तरह की घटना, आतंकी घटनाएं हो रही हैं और आप उसको कवर फायर देने की कोशिश करते हो, पुरानी घटना गिना के। कवर फायर कैसे देंगे? कवर फायर हम देने नहीं देंगे ना अनुराग जी, कवर फायर कैसे देंगे? हम देने नहीं देंगे। प्रेम शुक्ला जी से तो बड़ा डायरेक्ट सवाल है, माइक ऑन है उनका, आपका भी। उनसे सुनिए मेरी बात, उनसे तो सवाल बड़ा क्लियर है ना। गाड़ी घूमती रही है, एजेंसीज को पता ही नहीं चला है, ब्लास्ट हो गया, ये सवाल तो बिल्कुल बनता है उनसे। विपक्ष के नेता श्री अखिलेश यादव जी साफ साफ कह रहे थे, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट काम ही नहीं करता तो अधिकारी बदल दो, हटाओ अधिकारी। नहीं तो इंटेलिजेंस, सुनिए मेरी बात, मैंने इसीलिए पूछा, मैंने आपसे इसीलिए पूछा कि नेताजी जब रक्षा मंत्री थे तब भी ब्लास्ट हुआ, तो क्या सिस्टम हटा दिया? मंत्री पे चले गए, बात आज की घटना हो रही है, कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस। अरे सर, तो इसलिए पूछेंगे ना घटनाएं हो भाई, रही हैं। अनुराग जी, इसीलिए पूछेंगे कि क्या ये सोल्यूशन है? शास्त्रा जी, आप नहीं समझ रही हैं, आप ये कवर फायर दे रही हैं। मैं नहीं दे रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। कवर फायर तब होता है जब आप बार बार ये कहें कि होम ग्रोन है, ये तो होम ग्रोन है, यानी पाकिस्तान का कोई लिंक नहीं है इनसे, पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं है, ये तो होम ग्रोन है, ये तो यहाँ पर परिस्थितियों के हालात के मारे हैं, इसलिए आतंकवादी बन गए। अरे रनिंग कमेंट्री नहीं, रनिंग कमेंट्री तो आप करते हैं सर। अनुराग जी, यू आर नोन फॉर रनिंग कमेंट्री, ये मुझे आप मत बताइए। आप, मैं बोल रहा हूँ, आप लगातार बोल रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, दीजिए ना जवाब। कवर फायर है, दीजिए। नहीं, कोई कवर फायर नहीं, कवर फायर आप जैसे नेता देते हैं। अच्छा सुनिए, दिक्कत यह है कि आज की डेट में तकलीफ की बात यह है कि विपक्ष जब सत्ता पक्ष की गलतियों पे उंगली उठाता है, उठाइए उंगली, हमारे देश, उठाइए उंगली, बोलिए, फिर कवर फायर देने लगे, फिर बोलने लगे। अरे बोलने तो दीजिए ना, कवर फायर क्यों दे रहे हैं आप? ये वाला आपका कार्ड बहुत पुराना हो चुका है अनुराग जी, डजंट वर्क एनी लॉन्गर। कवर फायर मत चलता नहीं है, आप समझ रहे हैं, आप कवर फायर दे रहे हैं, पुराना हो गया ये। अरे आप कवर फायर दे रहे हैं, पुराना नहीं चलता। नहीं पुराना बयान पर नहीं बोलना है, घुमा फिरा के सब चीज पे बोलना है। आपको नया कवर फायर हमने शब्द दिया, आप पुराना गा रही हैं, मैं नया बोल रहा हूँ, मुझे बोलिए। आप इस पर बताइए ना, बर्खास्त करेंगे, क्या हासिल होगा उससे? बिल्कुल, अगर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट काम नहीं करा तो अधिकारी बदलिए, क्यों नहीं बदलेंगे? अपने टाइम पे दूसरा पैमाना है, इस टाइम पे दूसरा पैमाना है। सवाल इसको लेकर था, उसको डक करते आप, सवाल इसी को लेकर, उसको डक करते आप, उसको डक करते आप। आतंकवादी हमले इस देश में पहले नहीं हुए क्या? और मुझे बहुत बुरा लगता है। पूछ लिया ना आपने, आप सवाल ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जल्दी से रिएक्ट करिए। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे आपका। अब ये शाम तो तुम उत्तर देना। हाँ ठीक है, एक मिनट प्रेम शुक्ला। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बात पूरी शांति से तो ऐसे ही सुनेंगे जैसे मैंने उनकी बात को सुना। मुझे पूरा विश्वास है कि श्रीमान अनुराग भदौरिया बिना हस्तक्षेप किए मेरी बात सुनेंगे। कवर फायर वो होता है जब टाडा को हटाने की सुपारी समाजवादी पार्टी के संस्थापक लेते हैं और अबू आसिम आदमी जैसे बमकांड के पूर्व अभियुक्त चंदे लेकर उसको पार्टी में शामिल करते हैं। कवर फायर वो होता है जब कंधार विमान अपहरण कांड के अभियुक्तों को बचाने के लिए अदालत में पैरवी करने के लिए समाजवादी पार्टी चंदे देती है। दोनों एक साथ। अनुराग जी सुन भी लीजिए, उनके बीच में नहीं बोला। अनुराग जी सुन लीजिए, वो बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। माइक ऑफ करना सुनिए जरा, एक ही माइक ऑन सुनिए। ठीक है, आपका माइक ऑन है, आपका माइक ऑन है, बोलिए भाई। मैं उनके अड्ड सब सुनता रहा चुपचाप। बोलिए बोलिए। अच्छा ठीक है, वो होता है जो टाडा को हटाने की सुपारी दाऊद इब्राहिम गिरोह से ली जाती है और समाजवादी पार्टी के संस्थापक लेते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो कांग्रेस के जमाने में यह रिपोर्ट देता है कि सपा को दाऊद इब्राहिम गिरोह ने चंदा दिया। ठीक है। अबू आसिम आजमी जो दाऊद इब्राहिम गिरोह का अभियुक्त था, मुंबई बमकांड का अभियुक्त था, वो चंदा जमा करता है कंधार अपहरण कांड के अभियुक्तों को छुड़ाने के लिए। यह कवर फायर तब होता है
जब ठीक है। रामलला के ऊपर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों का मजहब पूछ करके मुसलमान है, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमे वापस लेने का फैसला श्रीमान अखिलेश यादव लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए और आप अपनी हाईकोर्ट पार्टी को के बहुत अच्छे फटकारता है। प्रवक्ता हैं, इसलिए और सारे कालांतर सवालों में जो के है, जवाब आप उनको दे रहे सजा दी जाती हैं। है। लेकिन जो सवाल आपसे बनता है, एक गाड़ी दिल्ली में घूमती रही, विस्फोटकों से लदी रही, उसका कोई पता नहीं चल पाया और वो आकर दिल्ली में ब्लास्ट कर गई। ये सवाल बहुत गंभीर है, इसका जवाब पूछा जाएगा और वो आपको देना भी पड़ेगा। और यही वजह है कि गृह मंत्री अब खुलकर कह रहे हैं कि जो दोषी हैं उन्हें ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो संदेश पूरी दुनिया को होगा।